नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सुमित चौधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी और उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को। वैसे तो चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महापुरुष को हमें हमेशा याद करना चाहिए, लेकिन आज एक स्पेशल दिन है। 23 जुलाई का दिन है आज, और आज ही के दिन इनकी जन्म तिथि है। 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था। तो इनके जन्म दिवस पर हम इनके बलिदान और इनके योगदान को शत शत नमन करते हैं और इनके जीवन के बारे में आज हम एक चर्चा करेंगे कि किस तरीके का जीवन आज़ाद ने अपने जीवन में जिया और किस तरीके से उन्होंने देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाई। तो चलिए देखते हैं उनके विचारों को। पहले कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद किस तरीके के व्यक्ति थे। उनके कोट्स को उनके खुद के शब्दों में आप सुनिए। देखिए, ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी कि अब भी खून ना खोला आपका तो ये खून नहीं ये पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। ये किसने कहा था? ये चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था। तो ये वाली जो लाइनें हैं आपने बहुत बार सुनी होंगी, बहुत मशहूर लाइनें हैं। उसके अलावा ये लाइन, चिंगारी आज़ादी की सुलगी हुई मेरे जश्न में, इंकलाब की ज्वाला लिपटी मेरे बदन में, मौत जहाँ जन्नत हो ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। तो इस तरीके की बातें लिखते थे। तो एक पोएट आदमी भी थे और बहुत ही गजब की पर्सनैलिटी थे, बहुत ही एक बहादुर व्यक्ति, एक ऐसे लंबे चौड़े हट्टे खट्टे व्यक्ति थे। ऐसे लग रहा है कि आपको देखिए मूछें वगैरह, और ऐसे लग रहे हैं कि बहुत बड़े होंगे, एज में 30-40 साल लग रहे होंगे, लेकिन 25 साल की एज में तो ये देश के लिए शहीद हो गए थे। तो इस तरीके के व्यक्ति थे और इस तरीके के ख्यालात थे इनके। जब 25 साल की एज में लोग मस्तियाँ करते रहते हैं, अपने ही जीवन में मशगूल रहते हैं, लेकिन उस समय चंद्रशेखर आज़ाद अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। उसके अलावा ये देखिए, ये बहुत इंटेलेक्चुअल लाइन है और समझिए क्या कहा है। ए प्लेन इज ऑलवेज सेफ ऑन द ग्राउंड बट इट इज़ नॉट मेड फॉर दैट, ऑलवेज टेक सम मीनिंगफुल रिस्क इन लाइफ टू अचीव ग्रेट हाइट्स। तो एक प्लेन जो है, एक हवाई जहाज़ जो है, वो ज़मीन पे जब तक पड़ा है तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, वो अपने सेफ जगह पे है। उसको अगर हिलाया नहीं तो आपको कोई रिस्क नहीं है, ना कोई एक्सीडेंट होगा, ना आपको कोई खतरा है, आप आराम से हैं। लेकिन क्या वो प्लेन इसके लिए बनाई गई है? उस प्लेन का मकसद तो हवा में उड़ना ही है, तो आपको कुछ ना कुछ रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर मीनिंगफुल हाइट पे पहुंचना है तो इस तरीके की बातें इन्होंने देश की आज़ादी के लिए कही थी कि अगर आपको देश को आज़ादी दिलानी है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। और लास्ट में जब ये मर रहे थे, जब अंग्रेज़ों के हाथ ये कभी नहीं आए, अंग्रेज़ी हुकूमत ने अपने जी जान की मशक्क़त लगा दी, अपनी पूरी फोर्सेस को इनके खिलाफ़ लगा दिया कि आप आज़ाद को पकड़ के लाइए या आज़ाद को मार दीजिए, लेकिन आज़ाद कभी उनके हाथ में नहीं आए और उनकी गोली से कभी नहीं मारे गए। जब आज़ाद अंतिम समय में थे और पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था, तो आज़ाद के पास एक गोली बची थी और उन्होंने सोचा कि मैं अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा, दुश्मनों की गोलियों से नहीं मरूँगा, दुश्मन मुझे फांसी नहीं लटकाएगा, मैं खुद के हाथों से अपने आप को शूट कर लूँगा, वो मेरे लिए बेहतर है। तो आज़ाद कभी अंग्रेज़ी हुकूमत के हाथ नहीं आए, उन्होंने खुद अपने सामने अपनी हाथ से अपने आप को गोली मार ली और कहा कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था और आज़ाद ही मरूँगा। तो इस तरीके के व्यक्ति थे, इस तरीके की विचारधारा रखने वाले व्यक्ति थे। तो आज हम चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि कौन थे, कहाँ पैदा हुए, क्या क्या किया, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा, सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद, इस आज़ाद नाम से आप जानते हैं, लेकिन आज़ाद इनका सरनेम नहीं था, इनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। और आज़ाद कैसे नाम रखा वो आगे मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। तो ये कौन थे? एक ट्रू रिवॉल्यूशनरी थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, सत्ता का कोई लोभ नहीं था इनको सिर्फ देश को आज़ाद कराना था। इस तरीके की विचारधारा वाले व्यक्ति थे। चाहते, देखिए आज अगर आप आज़ाद की बात करें तो उनकी जयंती पे, उनकी पुण्यतिथि पे लोग उनको फिर भी याद कर लेते हैं। देखिए, जो रेस्पेक्ट करते हैं वो तो उनको बाद में अलग टाइम पे भी याद करते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिशियंस की बात करें या जो हमारी किताबों में आज़ाद को उतनी जगह नहीं मिलती जितनी उनका योगदान है, जितना ये लीडर्स हैं, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये जो ट्रू रिवॉल्यूशनरी रहे, जिन्होंने अपनी जान दे दी देश की आज़ादी के लिए, इनको इतना पढ़ाया नहीं जाता। अगर ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से होते, मेनली उस समय कांग्रेस थी, अगर कांग्रेस से होते तो इनको एक ओहदा मिलता, एक नाम मिलता और किताबों में इनका खूब इनके बारे में लिखा जाता, क्योंकि कांग्रेस का एक प्रभाव था देश पे। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को चुना नहीं,
इन्होंने पावर की तरफ नहीं भागे, ये उस चीज़ की तरफ, उस नाम की तरफ, शोहरत की तरफ नहीं भागे। ये किस तरफ भागे कि हमें आज़ादी दिलानी है और हमारा जो रास्ता है वो कांग्रेस से अलग है। ये रिवॉल्यूशनरी थे जो कि इनको लगता था कांग्रेस जिस रास्ते चल रही है वैसे तो आज़ादी हम पता नहीं कब ले पाएंगे, या ले भी पाएंगे या नहीं। तो कांग्रेस में ये कभी शामिल नहीं हुए और इन्होंने अपना खुद का रास्ता चुना। उसकी वजह से इनको बहुत यातनाएं भी सहनी पड़ी, बहुत कठिन रास्ते भी अपनाने पड़े, लेकिन ये कभी पीछे नहीं हटे। तो इस तरीके के रिवॉल्यूशनरी थे। न सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद, यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल हो, भगत सिंह हो, रोशन सिंह हो, राजेंद्र नाथ लहरी हो, अशफाकुल्ला खां हो, ये सभी जो लोग हैं ये इस तरीके के रिवॉल्यूशनरी थे और सभी की बायोग्राफी हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। बहुत ही महान लीडर थे ये हमारे देश के। ऐसे नेता, ऐसे जो रिवॉल्यूशनरी हैं वो कदाचित ही जन्म लेते हैं, एक देश में बार बार नहीं होते। और ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। बहुत सारे लोग तो आज़ादी देख ही नहीं पाए, उनको पहले ही शहादत उनको मिल गई। और लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है उससे ब्रिटिश हुकूमत की नींव इन्होंने ज़रूर हिला दी। तो राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने एक पार्टी बनाई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। राम प्रसाद बिस्मिल के इसके फाउंडर मेंबर थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र सिंह थे। ये वही राम प्रसाद बिस्मिल हैं जिन्होंने वो कविता लिखी है मशहूर। कौन सी कविता है वो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पूरी दुनिया जानती है, बहुत फेमस कविता है और सभी उसको मतलब आज़ादी के दिन पे और इन पे पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो वो राम प्रसाद बिस्मिल हैं ये। बाद में इस पार्टी का नाम इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था, भगत सिंह और इन सब ने मिलकर आगे चल के। सोशलिस्ट शब्द इन्होंने क्यों जोड़ा? क्योंकि ये सोशलिज्म को बहुत मानते थे। सोशलिज्म का जो आइडिया है, जो मेन आइडिया है, कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ थे, लेनिन के जो आइडियाज़ थे, उनको बहुत मानते थे। उन आइडियाज़ में काफ़ी बिलीव करते थे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। हालांकि आज जब लोग सेलिब्रेट करते हैं भगत सिंह वगैरह को, तो उन आइडियाज़ की बात नहीं करते लोग, सिर्फ ये चीज़ें देखते हैं कि भगत सिंह देश के लिए शहीद हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए, लेकिन उनके विचार क्या थे, उन विचारों के बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता। वो विचार ही सबसे महत्वपूर्ण है। 23 साल की एज में भगत सिंह को फांसी हो गई थी, 25 साल की एज में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे जो लड़ाई के दौरान, और उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था। लेकिन उनके जो आइडिया हैं और वो विचारों को अगर आप पढ़ेंगे, मैं चंद्रशेखर आज़ाद के इनके ऊपर अलग से, इनके विचारों के ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके के लोग थे उस एज में भी। इनको लोग बलराज कहते थे। इनके ग्रुप के जो लोग थे HSRA के, ये इनको बलराज कहते थे और पंडित जी भी कहते थे। पंडित जी, सब ज़्यादातर लोग इनको पंडित जी करके बुलाया करते थे। इनके जो दोस्त लोग थे वो सब, और बलराज भी कहते थे। तो इनके जन्म से बात करते हैं। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ। कहाँ पे हुआ? भाबरा, ये अलीराजपुर में है, डिस्ट्रिक्ट है ये मध्य प्रदेश में। यहाँ पे इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी और मम्मी का नाम था जगरानी देवी। जगरानी देवी जो थी वो सीताराम तिवारी की तीसरी वाइफ थी, और इनसे पहले इनकी 2 वाइफ जो थी उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उसके बाद इन्होंने तीसरी शादी की थी। पिता के साथ इनके संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। 13 साल की एज में ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। पिता के साथ एक छोटी सी बहस हो गई थी, लेकिन ये भी एक जिद्दी व्यक्ति थे और इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और उसके बाद ये, पापा ने इनको घर बुलाया नहीं। इन्होंने कहा आप बुलाओगे सम्मान के साथ और प्यार से बुलाओगे तो आऊँगा, नहीं आऊँगा वरना नहीं आऊँगा। और पिता ने बुलाया नहीं तो ट्रेन में निकल लिए और चले गए, वो मुंबई पहुँच गए। उसके बाद आगे चल के क्या हुआ वो मैं बताऊँगा आपको। तो शुरुआत में अर्ली एजुकेशन थी वो तो भावरा में ही इन्होंने एजुकेशन प्राप्त करी। उसके बाद काशी विद्यापीठ बनारस जो है, जो बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी थी, अब इसका नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, यहाँ पे इन्होंने अपनी आगे की हायर एजुकेशन करी। उसके बाद 15 साल की एज में जब ये थे, देखिए 1906 में इनका जन्म होता है और 15 साल की एज में यानी 1921 की बात आ गई है। और 1921 में क्या चल रहा था? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। देखिए गांधी जी के चलाए हुए आंदोलनों को आपको याद रखना है अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और आपको पता भी होना चाहिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है। उसके अलावा आगे चल के जो वो हुआ, क्या बोलते हैं उसको, 1930 में कौन सा था, और 1942 के बाद में वो शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, बीच में एक और हुआ। तो ये 3 मूवमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे बहुत सारे आंदोलन थे गांधी जी के सत्याग्रह के, उसमें से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है आप जानते हैं 1920-21 में था। और फिर चोरा चोरी कांड हुआ, तो चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने विड्रॉ कर लिया कि ये आंदोलन वो नहीं करेंगे। शुरू हुआ था ये जलियांवाला बाग के बाद ही ये आंदोलन शुरू हो गया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो कि सिर्फ 15 साल के थे, उन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया।
और उसके बाद इनको 20 दिसंबर को गिरफ्तार भी कर लिया आंदोलन में एक तरह से पार्टिसिपेट करने की वजह से। चोरा चोरी कांड भी जो हुआ था उसमें भी रिवॉल्यूशनरी नेता ही जो थे उन्होंने ही चोरा चोरी कांड में एक तरीके से, जो अलग कांड है आप जानते हैं कि वहाँ पे कुछ पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दी थी तो थाने में ही आग लगा दी। उत्तर प्रदेश में है चोरा चोरी। तो उस कांड के बाद गांधी जी ने इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। तो इससे चंद्रशेखर आज़ाद और बाकी रिवॉल्यूशनरी नेता जो थे वो काफ़ी नाराज भी हुए इस चीज़ से कि ये गांधी जी ने कैसे कर दिया। गांधी जी का अकेले का आंदोलन थोड़ी था, आंदोलन तो पूरे देश का था। लेकिन गांधी जी अपनी जगह से ही थे। उन्होंने कहा कि मेरे को लोगों ने लीडर मान के इस आंदोलन को आगे चलाया है और इसमें हिंसा हो गई और मैं हिंसा का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। अगर हिंसा अगर हो गई है तो उसमें मेरी जिम्मेदारी आती है, तो मैं इस आंदोलन से क्विट करता हूं और बाकी लोग अगर चलाएं तो चला सकते हैं। तो उन्होंने इस आंदोलन को विड्रॉ कर लिया, जो कि देश की अगर उस तरह से लार्जर एस्पेक्ट में देखें कि आज़ादी के लिए ज़रूरी आंदोलन था, तो ये रिवॉल्यूशनरी उसको गलत फैसला मानते थे। आज़ाद को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जज के सामने पेश किया और जज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। तो चंद्रशेखर ने कहा, तिवारी ने, कि मेरा नाम आज़ाद है। और बोला तुम्हारे पिता का नाम क्या है। मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। और तुम्हारा घर कहाँ है। बोला मेरा घर जेल खाना है। ये बात एक 15 साल का लड़का कर रहा है। आप ये सोचिए, एक 15 साल का लड़का ऐसी बातें कर रहा है। तो जज को आ गया बहुत गुस्सा आया कि ये क्या है, इसकी क्या मजाल मेरे सामने, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत थी और वो इस तरीके की चीज़ें सुन नहीं सकती थी। उनके ईगो पे लग गई और उन्होंने कहा कि 23 हफ्ते के लिए इस नौजवान को जेल में डालो और इसको रोज़ 15 कोड़े मारना। लेकिन काफ़ी शारीरिक तौर पे मजबूत व्यक्ति थे आज़ाद और उन कोड़ों को आसानी से बर्दाश्त कर लेते थे। आसानी से तो नहीं, बहुत भारी तरीके से वो कोड़े मारे जाते थे, लेकिन फिर भी आज़ाद जो है अपनी आज़ादी के लिए, देश के लिए उन कोड़ों को बर्दाश्त कर लेते थे और साथ में नारे लगाते थे कि देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, गांधी जी की जय, देश की जय, भारत माता की जय, ऐसे नारे लगाते थे। तो वो जो जेलर जो थे, जो कोड़े मारने वाले लोग थे, वो भी इस चीज़ से प्रभावित होते थे कि ये किस तरीके का नौजवान लड़का है जो कि किसी भी हाल में टूट ही नहीं रहा है, इतने कोड़े भी खा रहा है। तो इस तरीके की बातें हुई। आज़ाद शुरुआत से ही, वो कहते हैं ना कि होनहार बिनवान के होठ चीकने पात, वो वाली बात थी। इस तरीके के व्यक्ति थे। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जब हटा लिया तो गांधी जी के ऊपर इनको गुस्सा आया। इन्होंने कहा कि देखिए, गांधी जी का जो रास्ता है, कांग्रेस का जो रास्ता है, उस रास्ते से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी और उस रास्ते से हमें आज़ादी मिली तो भी उस तरीके की आज़ादी नहीं मिलेगी जिस तरीके की सोशलिस्ट आज़ादी हम चाहते हैं। देश की सभी लोगों को एक स्टेज पे लाना चाहते हैं, एक जैसा मतलब इक्वलिटी लाना चाहते हैं, वो आज़ादी हमें नहीं मिलने वाली है। इन लोगों से हमें इतनी उम्मीद नहीं है। ठीक है, ये सी चीज़ें हुआ करती थी। हिंदुस्तान एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है अपनी खुद की पार्टी बनाई। लेकिन देखिए, कांग्रेस को जितना ओहदा मिला हुआ था, लोग जितना उनको मानते थे, जितना पॉपुलर हो चुकी थी कांग्रेस, उसके सामने एचआरए एक छोटा ग्रुप था। छोटा ग्रुप इन द सेंस, न तो इनके पास फंडिंग थी, न लोग इतने थे जितने गांधी जी के पीछे थे, जितने कि कांग्रेस के लीडर्स के पीछे थे। इनके पास इतने लोग नहीं थे। तो इनको एक तरीके से अपने ग्रुप की जो पॉपुलैरिटी है उसको बढ़ाना भी था, फंडिंग भी चाहिए थी। फंडिंग क्यों? क्योंकि पार्टी को चलाना है एक तरह से। उस समय चुनाव तो नहीं लड़ने हैं, लेकिन सीधी बात है, अगर आपको कुछ भी करना है, देश की आज़ादी के लिए लड़ना है, तो आपको हथियार भी चाहिए, आपको खाने पीने का खर्चा भी चाहिए, आपको रहने के लिए जगह भी चाहिए, आपको बम बनाने के लिए जो है वो भी चीज़ें चाहिए, बम वगैरह इनका वो था ना, चीज़ें थी। तो इस तरीके की बातें थी। गांधी जी मतलब एक तरीके से इनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करते थे। इन्होंने अपनी जो मैगज़ीन थी यंग इंडिया में आर्टिकल भी लिखे। यंग इंडिया में गांधी जी ने इनके बारे में, जो भी रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे, कि ये लोग जो हैं ये भटके हुए नौजवान हैं, ये तो देश के लिए मतलब आज़ादी की बात करते हैं लेकिन इनका रास्ता सही नहीं है, ये हिंसा पे चलते हैं, ये इनको इस रास्ते से नहीं चलना चाहिए। लेकिन इस तरीके से क्रिटिसिज्म किया गांधी जी ने इन लोगों का, तो उससे भी इनका मनोबल टूटा कि गांधी जी, हमारा रास्ता अगर अलग अलग है मान लीजिए, तो भी हम भी तो देश के लिए लड़ रहे हैं, आप भी देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारी खुद की विचारधारा है, हमारी फिलोसॉफी है, हम भी देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, तो आप हमें इस तरह से क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं। तो इस चीज़ से गांधी जी से नाराज़ भी थे। हालांकि देश के हित में ये गांधी जी को जहां समर्थन देना होता था वहां समर्थन भी देते थे। जब बड़े पॉपुलर मोमेंट होते थे तो गांधी जी के लीडरशिप में, ये आंदोलन में, वहाँ पर भी जाते थे। तो बहुत ही
ऐसे शुद्ध व्यक्ति थे जो कि देश की आज़ादी के लिए कहीं भी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। तो मनमथ नाथ गुप्ता जो हैं, इन्होंने इनको राम प्रसाद बिस्मिल से मिलाया, फिर एचआरए में इन्होंने ज्वाइन किया और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर बन गए एचआरए के आगे चल के। तो ये एक एज ए लीडर रहे। फिर इनकी रिवॉल्यूशनरी लाइफ शुरू हो जाती है। और रिवॉल्यूशनरी लाइफ में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, एक तो देखिए काकोरी कांड में इनका बहुत बड़ा रोल था। फिर लाहौर में जो जेपी सॉन्डर्स की जो हत्या करी गई, मर्डर किया गया, उसके अंदर 1928 में योगदान था। फिर उस लाला लाजपत राय के लिए जो इन्होंने किया था बदला लेने के लिए। फिर वाइस राय को जो इरविन था उसको मारने की कोशिश की थी, हालांकि वो फेल हो गई थी। उसके अलावा जो असेंबली में बॉम्ब गिराया था उसमें भगत सिंह वगैरह गए थे, वेंकटेश्वर दत्त गए थे, लेकिन उसमें भी लीडरशिप की भूमिका में थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये सब चीज़ें थी और इनमें हमें इनको आगे पढ़ना है। बताता हूँ अभी आपको। और क्योंकि फंडिंग चाहिए थी, पैसा चाहिए था, कई बार मोतीलाल नेहरू ने भी इनकी मदद की है। देखिए मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उन्होंने इनको कई बार, उनका एक अफेक्शन था इन रिवॉल्यूशनरी के लिए। वो जानते थे कि हालांकि मोतीलाल नेहरू वगैरह इन्होंने एक पार्टी और बना दी थी, स्वराज पार्टी, आपको ध्यान है, अलग से इनकी एक और पार्टी भी थी। तो ये सपोर्ट करते थे आज़ाद को और इन रिवॉल्यूशनरीज को करते थे। देखिए नेहरू हो, गांधी हो, और ये जो लोग हैं कोई भी हो, इनकी आइडियोलॉजी, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी अलग थी और रिवॉल्यूशनरीज की बिल्कुल अलग थी। कांग्रेस में भी दो धड़े थे, मॉडरेट का अलग धड़ा था और जो एक्सट्रीमिस्ट का अलग धड़ा था। लाल बाल पाल जो हैं वो अलग धड़ा था। वो चाहते थे कि थोड़ा सा एक्सट्रीम हमें रास्ता अपनाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा उग्र होना पड़ेगा, तब जाके हम जीतेंगे, है ना। तो उस तरीके के भी नेता थे कांग्रेस में और बहुत ज़्यादा मॉडरेट भी थे, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, इस तरह के गांधी जी जैसे जो अहिंसा के रास्ते पे ही चलना चाहते थे। सबका अपनी अपनी फिलोसॉफी थी, उस पर वो चलना चाहते थे। सबका मकसद था देश को आज़ाद कराना और अलग अलग तरीके के अलग अलग फिलोसॉफी के आइडियाज़ पे वो चल रहे थे। काकोरी कांड को पढ़ लेते हैं। काकोरी ट्रेन रॉबरी जो है वो बहुत मशहूर घटना है, सबने सुनी होगी। तो क्योंकि पार्टी को चलाने के लिए, एचआरए को चलाने के लिए पैसा चाहिए था, फंडिंग चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी हुकूमत को चैलेंज देना था, उनको एक तरीके से दिखाना था कि एचआरए में कितना पोटेंशियल है, भारत के रिवॉल्यूशनरी पीछे नहीं है। और दूसरा, जो जनता है, जो लोग जाने इन रिवॉल्यूशनरीज को कि ये कौन है, ये क्या किस तरीके से अंग्रेज़ों से टक्कर ले रहे हैं, किस तरीके से अंग्रेज़ों को हटाना चाहते हैं। उसके लिए ये प्लान बनाया गया काकोरी में कि काकोरी में हमें ट्रेन को लूटना है। और उसके लिए इन्होंने प्लान क्या बनाया कि सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली जो ट्रेन है उसको हम काकोरी टाउन में रोकेंगे, जो उत्तर प्रदेश में एक टाउन है। राजेंद्र लहरी जो हैं, जो एक रिवॉल्यूशनरी थे, इनको कहा गया कि आप ट्रेन की चैन खींच लेना, इमरजेंसी चैन खींच लेना, उसके बाद हम सब एक साथ धावा बोल देंगे। और जो डिब्बा है, गार्ड वाला डिब्बा है, वहाँ पे मनी बैग रखे हुए हैं, पैसे रखे गए हैं जिनको ब्रिटिश ट्रेजरी में भेजा जा रहा है, पैसे भेजे जा रहे हैं वहाँ पे, तो हमें उन पैसों को लूटना है। तो गार्ड को तो इन्होंने जल्दी से डरा धमका के पीछे कर दिया और उस डब्बे में जितने पैसे थे सारा नहीं लूट पाए, सिर्फ 8,000 रुपए के जो बैग थे उनको इन्होंने लेके भाग गए, लखनऊ की तरफ ये भागे। अब ये जो घटना हुई, इसी के दौरान एक चीज़ हो गई और वो गलती ये हो गई कि एक व्यक्ति था, अहमद अली नाम का एक लॉयर था। ये वो घटना हो रही थी तो इसको लगा कि क्या हो गया, ये अचानक से नीचे उतर गया। ये नीचे उतरा तो जो मनमोहन नाथ गुप्ता जो थे, इनको लगा कि ये मेरे पे अटैक करने वाला है, ये अटैक करने वाला है, ये मतलब ब्रिटिश की तरफ से है और ये मुझे मतलब रोकने के लिए आया है। तो उन्होंने गलती से जल्दबाजी में गोली चला दी और अहमद अली को वो गोली लग गई और वो उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। अब अहमद अली की डेथ होना और ये लूटमाट वाला जो काम है, अंग्रेज़ों के पास में आ गया मौका कि उन्होंने कहा कि ये तो हत्या का मामला है, ये तो लूट का मामला है। और अब एचआरए उनकी नज़र में आ चुका था और उन्होंने अपना ब्रूटल कैंपेन शुरू कर दिया कि इनको पकड़ो, एचआरए के जो रिवॉल्यूशनरी हैं उनको एक एक पकड़ के उनको मारो या फिर उनको एक तरीके से फांसी दो, उनको कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। ये चीज़ हुई। और इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं वो 26 सितंबर 1925 को पकड़े गए। अशफुल्ला खां जो हैं उनको दिल्ली में 17 जुलाई 1926 को पकड़ा गया। देखिए इनकी बायोग्राफी दोनों की मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण रिवॉल्यूशनरी हैं ये। इनको पकड़ा गया, इनको बाद में फांसी दी गई। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ इन दोनों को इन्हीं रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है कि लगभग 40 रिवॉल्यूशनरीज को जो एचआरए के मेंबर थे उनको यहाँ पे पकड़ा गया और बहुत सारे लोगों को वहाँ पे सज़ा दी गई।
यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो आसानी से भागने में सक्षम रहे। चंद्रशेखर आज़ाद की ये बहुत ही गजब की खासियत थी कि वो भेष बदलने में बहुत ही माहिर थे, बहरूपिया थे, पकड़ में नहीं आते थे, नाक के नीचे से निकल जाते थे अंग्रेज़ों के और वो उनको पकड़ ही नहीं पाते थे। उनको लगता था कि मतलब एक तो लोगों में घुल मिल जाना, भेष बदल लेना, और उनको बहुत ही चतुर थे वो इन चीज़ों में कि किस तरीके से दूसरी जगह पे जाके भी लोगों के बीच में घुल मिल जाना है। ये मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि क्या कैसे हुआ। बाद में ये काकोरी के बाद क्या होता है, काकोरी के बाद जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल तो अब उनकी तो डेथ हो चुकी थी। उसके बाद भगत सिंह और आज़ाद ने मिलकर इस पार्टी का नाम जो है वो HRA से HSRA कर दिया। एस यानी सोशलिस्ट इसमें जोड़ दिया, सोशलिस्ट आइडियाज़ के ऊपर, क्योंकि इनके बिलीव थे, इस वजह से इन्होंने इसको जोड़ दिया। और 9 सितंबर 1928 को ये है जो नई पार्टी बन गई। एक तरीके से इनके खुद के सोशलिस्ट बेस्ड इंडिपेंडेंट आइडियाज़ थे कि हमें हिंदुस्तान को कैसा बनाना है, कैसी हमारी तस्वीर है, कैसा हम देखते हैं हिंदुस्तान को आज़ादी के बाद। तो इस तरीके की इन्होंने पार्टी बनाई। उसके बाद आज़ाद जो हैं, क्योंकि अब तो छुप छुप के रहना पड़ रहा था ना HRA के मेंबर्स को, HSRA के मेंबर्स को, तो आज़ाद जो हैं वो खुद यहाँ इन्होंने झांसी में इसका हेडक्वार्टर बना दिया HRA का, और सीक्रेटली रहते थे, खुद तैयारी भी करते थे, झांसी के पास ही जंगलों में जाके शूटिंग करते थे, तैयारी करते थे लड़ाई की कि आने वाले समय में हमें एक दिन तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है, हमारा ग्रुप बड़ा बनाना है, रिवॉल्यूशनरीज़ को हमें इकट्ठा करना है। और उसके दौरान वो पूरे टाइम अंडरग्राउंड थे, लंबे समय तक। तो वो एक भेष बना के एक पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से एक हनुमान मंदिर के पास एक कुटिया में रहते थे, झांसी के पास ही, झांसी में ही। तो इस तरीके से ये लोगों को अंदर घुल मिल जाते थे और लोगों को पता ही नहीं था कि ये व्यक्ति कौन है। उनको लगता था कि ये तो बाबा है, संत है, और लोगों के साथ भी जो लोकल लोग थे उनके साथ अच्छे रिलेशन बना लेते थे, काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे, तो उनके साथ लोग उनको काफ़ी फॉलो भी करने लग जाते थे। और यहीं पे झांसी में हो चाहे बुंदेलखंड के जो लोग हैं, उन्होंने धीरे धीरे करके यहाँ पे वो अपने ग्रुप को भी, संगठन को भी मजबूत कर रहे थे कि HSRA में हमें लोगों को अल्टीमेटली जोड़ना तो है ही। ऐसा नहीं है कि छुपे ही रहना है और कुछ भी काम नहीं करना है, बहुत सालों के लिए अंडरग्राउंड हो गए, ऐसा नहीं। जान बचाने के लिए नहीं, अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए ये अंडरग्राउंड हुए थे कि हमें अपने मतलब पार्टी के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, उसलिए ये लोग छिपे हुए थे। अब उसके बाद क्या होता है, साइमन कमीशन आता है भारत में 1928 में। साइमन कमीशन क्या था, जो सर जॉन साइमन थे, एक चेयरमैन थे, उसके अंडर 7 लोगों की टीम आई ब्रिटेन से, और वो भारत में एक तरीके से रिफॉर्म्स के लिए आई थी कि हमें किस तरीके से हम आगे चल के भारत में रूल करने वाले हैं। ये उनका मतलब ऑब्जेक्टिव था। कि उससे पहले आप जानते हैं कि पहले भी इस तरीके के चीज़ें हो चुकी हैं। ब्रिटिश हर 10 साल में 20 साल में अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करता था। तो साइमन कमीशन भारत में आया, पॉलिसीज़ को चेंज करने की बात थी कि बहुत बड़े हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आने वाले हैं। लेकिन रिफॉर्म तो लाएंगे, लेकिन साथ के साथ मेंबर टीम में एक भी भारतीय इंक्लूड नहीं था, किसी भारतीय को नहीं लिया। सातों के सारे ब्रिटिशर्स थे, और सातों ब्रिटिशर्स थे, जो भी वो अपने एजेंडा को लेके आए थे, रिफॉर्म्स लेके आए थे, वो भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे बॉयकॉट किया कि हम साइमन कमीशन को बिल्कुल नहीं मानेंगे, और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग ने, दोनों ने ही इसको बॉयकॉट किया। ऑब्वियसली HSRA तो करना ही था, वो तो ब्रिटिश के किसी भी चीज़ से एग्री नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश को वो चाहते ही नहीं थे कि वो क्या रिफॉर्म्स करेंगे, हमें चाहिए कि वो यहाँ से निकलें, बस यही था HSRA का। तो साइमन गो बैक, ये वाला जो आंदोलन है ये शुरू हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे पूरे देश में, और यहाँ पे पुलिस ने लाहौर में एक लाठीचार्ज के दौरान, जो लाहौर में ये साइमन गो बैक के लिए लोग विरोध कर रहे थे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लीडर्स को गिरफ्तार किया। यहाँ पे बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे, यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ा गया, सीनियर जूनियर सबको पकड़ा गया। और यहाँ पे लाला लाजपत राय पे यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से लाठी चार्ज किया गया, और उनकी यहीं पे लाठी चार्ज के दौरान उनकी डेथ हो गई। और ये आपको याद होगा लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि मेरे सीने पे लगी हर एक लाठी अंग्रेज़ों की ताबूत का कील साबित होंगी, ये बात कही थी, आप ध्यान है। देखिए आज सुबह ही मैंने बायोग्राफी करी थी बाल गंगाधर तिलक की, जो इनके मित्र थे लाला लाजपत राय के, तो उनकी भी बायोग्राफी मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है, लाला की डेथ हो गई,
तो राय की डेथ के बाद उसका बदला लेने के लिए SSRA ने एक शपथ ली कि हम हमारे ऐसे रिवॉल्यूशनरी नेता की हत्या का बदला जरूर लेंगे। और इसका बदला किससे लेंगे? जिस अंग्रेज ऑफिसर ने ये ऑर्डर दिया था कि लाठीचार्ज का, तो वो लाठीचार्ज का हुक्म किसने दिया था? वो दिया था स्कॉट ने। स्कॉट कौन है? यहाँ पे सॉरी नाम मैं दिखाता हूँ आपको। स्कॉट कहाँ है? हाँ, स्कॉट को मारने के लिए जो है इन्होंने डिसीजन लिया। कौन थे उसमें? शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, ये सब लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि अब हम स्कॉट को मारेंगे, क्योंकि स्कॉट ने ही ये कमिश्नर स्कॉट ने दिया है ऑर्डर। लेकिन इन्होंने प्लान बनाया था कि स्कॉट इस टाइम पे बाहर निकलेगा अपने ऑफिस से और उस समय हम उसका पीछा करेंगे और उसको गोली मार देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, भाग जाएंगे। फिर उसके बाद उस दिन अचानक से क्या हुआ? स्कॉट नहीं निकला, उसकी जगह उसका जूनियर जो था जॉन सॉन्डर्स जो था वो निकला। इसका असिस्टेंट सुप्रीडेंट था। हालांकि ये व्यक्ति भी वही था जिसने लाठीचार्ज के अंदर एक तरीके से ऑर्डर दिया था। स्कॉट तो इसका सीनियर था, उसके जूनियर ये था, तो इसको भी इससे भी बदला लेना था। लेकिन स्कॉट मेन लीडर था, मारना उसको था। और गोली मारी गई यहाँ सॉन्डर्स को मारा गया। सॉन्डर्स की यहाँ पे मार दिया गया, सॉन्डर्स की डेथ हो गई। और 17 दिसंबर 1928 को ये सॉन्डर्स मर्डर केस यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। और यहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु वगैरह सब भाग जाते हैं। उसी की वजह से आपको पता है लेजिस्लेचर असेंबली में बॉम्ब फेंकने की वजह से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी नहीं हुई थी। फांसी किसके लिए हुई थी? इसी सॉन्डर्स मर्डर केस की वजह से हुई थी 23 मार्च 1931 को। जब आगे चल के जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो इस वजह से इनको फांसी होती है। ठीक है, इनकी बायोग्राफी हम करेंगे तो आपको और ढंग से चीज़ें समझ में आएंगी। मॉडर्न हिस्ट्री में हम इनको पढ़ने वाले ही हैं। सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस क्या होता है 1929 का? ये केस है कि HSRA ये समझने लगता है, ये मानता है कि देखिए अंग्रेजी सरकार जो है वो है बहरी और अंधी सरकार। वो भारतीयों की किसी बात को न तो सुनना चाहती है, न ही यहाँ के देश के लोगों की पीड़ा को देखना चाहती है, न समझना चाहती है। वो इतनी इनसेंसिटिव है कि इन बहरों के कानों को आवाज़ पहुँचाने के लिए हमें धमाके की ज़रूरत है। और धमाका कहाँ करेंगे? लेजिस्लेचर असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में करेंगे। लोगों को मारना हमारा मकसद नहीं है, हमें उन बहरों को अपनी आवाज़ पहुंचाना ये मकसद है। तो पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंकने का जो टास्क है वो कौन लेते हैं? देखिए पहले तो भगत सिंह इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बटुकेश्वर दत्त और एक और व्यक्ति होते हैं, इनको काम दिया जाता है। और आज़ाद चाहते हैं कि भगत सिंह जैसा व्यक्ति जो है वो पार्टी को संभालेगा तो उसको जेल में नहीं होना चाहिए, उसको बाहर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा विवाद हो जाता है, सुखदेव अड़ जाता है कि भगत सिंह क्यों नहीं जाएगा, भगत तो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा लिखता है। और ये जब अगर जेल में जाएगा, जेल में जाने का मतलब क्या है कि यहाँ से भागना नहीं था, बॉम्ब फेंक के सेंट्रल असेंबली में खुद को एक तरह से पुलिस के हवाले कर देना था। और ये बात तय थी कि उसके बाद उनको फांसी होनी है, उनको बहुत हार्ड पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति जेल में जाएगा उसके जो विचार हैं वो न्यूज़पेपर्स के थ्रू और उनके जो लेटर्स के थ्रू जनता तक पहुंचेंगे तो उनका एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा, ये इनका मानना था। ये बात सही थी कि अंदर जाके वो जो कहेंगे और अपने आइडियोलॉजी के लिए कितना लड़ रहे हैं HSRA के लोग, ये बात पता चलेगी लोगों को। तो फिर भगत सिंह कहे कि नहीं मैं जाऊंगा। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो हैं इन्होंने बॉम्ब फेंका, पर असेंबली में खाली जगह पे फेंका जहाँ पे कोई नहीं था, किसी की यहाँ पे डेथ नहीं हुई। और इनका मकसद ये था कि हम ये धमाका करके अंग्रेज़ी हुकूमत को एक तरह से दबा देंगे और उनको उनकी आवाज़ पहुंचा देंगे अपनी। तो आवाज़ पहुंचाई और वो लोग डर भी गए ऑब्वियसली, इन्होंने भागे नहीं, ये अरेस्ट किए गए, इनको जेल में डाला गया। लेकिन कोई वहाँ पे मरा नहीं था। इंटेंशन किसी को हर्ट करने का था नहीं, अपनी फिलोसॉफी को लोगों तक पहुंचाना है कि आज हम खाली जगह फेंक रहे हैं, कल हम भरी जगह भी फेंक सकते हैं, तो हमें आप कमज़ोर मत समझिए, ये मैसेज देना ज़रूरी था इनको। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को पकड़ा गया। तब उसके बाद इनको फांसी भी हुई, आप जानते हैं 1931 के 23 मार्च को ये चीज़ हुई। उसके बाद हम आज़ाद की बात करते हैं। आज़ाद का उसमें भी बहुत ज़्यादा रोल था। अब देखिए सेम 1931 में ही क्या होता है। आज़ाद का जो ग्रुप है HSRA, ये धीरे धीरे ओवर द टाइम वीक हो जाता है। न इनके जो मेन लीडर हैं बहुत सारे जेल में चले जाते हैं, बहुतों को फांसी हो जाती है। उसके बाद जो मेंबर्स बचते हैं उसमें कुछ कलह भी हो जाती है, जिसमें से एक व्यक्ति हैं, मैं आपको बताऊं कौन। यहाँ पे
सॉरी, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। वीरभद्र तिवारी वगैरह जैसे लोग जो हैं, ये लोग जो हैं, यशपाल सिंह जैसे लोग, इनके साथ क्या है, ये कुछ धोखा दे देते हैं अपनी पार्टी को। यशपाल जो है वो एक लड़की के साथ उसका अफेयर हो जाता है, जिसकी वजह से वो पार्टी का जो पैसा है उसको वेस्ट कर देता है, उसका पैसे को उस पर खर्च कर देता है, खुद के पर्सनल खर्चों में कर देता है। तो पार्टी में एक थोड़ी सी टूट आ जाती है। काफ़ी कुछ कोशिश करते हैं आज़ाद पार्टी को मैनेज करने की, लेकिन नहीं कर पाते और पार्टी वीक भी हो जाती है। सपोर्ट भी नहीं मिलता है कांग्रेस का भी, और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद इनको थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है पैसे के लिए भी, और उसके अलावा अपनी रिवॉल्यूशन को आगे करने के लिए भी। तो आज़ाद 25 साल के ही थे जैसे, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, जिसको आज के समय तो आज़ाद पार्क के, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पे 27 मार्च 1931 को एक मीटिंग बुलाई, और यहाँ से वीरभद्र तिवारी, जो कि पार्टी का पहले मेंबर हुआ करता था एचआरए का, जो कि अब एक तरह से बागी हो चुका था, धोखा दिया उसने और पुलिस को उसने टिप दी कि अल्फ्रेड पार्क के अंदर मैंने आज़ाद को देखा है। तो आज़ाद, इनको भी पता था कि वीरभद्र सिंह ने हमको देख लिया है, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं था कि ये व्यक्ति ऐसा निकलेगा कि ये हमारे दुश्मनों को ही हमारे बारे में जाके बता देगा, ऐसा इनको आइडिया नहीं था। लेकिन फिर भी वीरभद्र तिवारी ने जाके बताया, यशपाल ने, वीरभद्र तिवारी ने धोखा दिया इनको, और उसके बाद पुलिस ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। बुरी तरीके से एक फाइट हुई। यहाँ पे इनके मित्र जो थे साथ में, सुखदेव राज, वो भी थे, वो तो भागने में सक्षम रहे, सफल रहे, लेकिन यहाँ पे ये जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो भाग नहीं पाए, वो पेड़ के पीछे रहे। उन्होंने काफ़ी सारी यहाँ पे फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद जो है, उनको पता था कि वो यहाँ से बच नहीं सकते, उनके पास सिर्फ एक गोली बची थी, एक गोली बची थी। तो उन्होंने सोचा कि इस ब्रिटिश हुकूमत के हाथ आना, दुश्मनों के हाथ आना, फिरंगियों के हाथ लगने से अच्छा है मैं खुद को गोली मार लूं और खुद के हाथों अपनी मौत को स्वीकार करूं। तो इसलिए उन्होंने जो लास्ट गोली थी उसको अपनी खुद की कनपट्टी में उतार लिया, और आज़ाद यहाँ पे अपने देश के लिए शहीद हो गए। ब्रिटिश जो पुलिस है उसने आज़ाद की बॉडी को यहाँ पे रिकवर किया, और उसके बाद उस पर बहुत सारी गोलियाँ बरसाई गई, अपना एक तरीके से ईगो को शांत करने के लिए। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, आज़ाद पहले ही उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी लास्ट बुलेट से। और उसके बाद ये देखिए, ये लाइन जो है, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही रहे। खुद को अंग्रेज़ों के हाथ कभी नहीं आने दिया, और आज़ाद ही खुद को उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। और इस तरीके से उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने लोगों को बिना बताए इनका अंतिम संस्कार मतलब एक तरह से कर दिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ जैसे किया था उस तरीके का इनके साथ भी किया। और फिर उसके बाद जनता ने उस पार्क में आके बहुत सारे स्लोगन किए, आज़ाद को श्रद्धांजलि दी, लेकिन तब आज़ाद जा चुके थे। तो ये था हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी के जीवन का इतिहास, उनकी कहानी और उनका योगदान, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। एक बार फिर से हम उनको नमन करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो।